नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर सेकेंड ट्रायल, दैट इज वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल को जो है अब हमें समझना है, जानना है। चैप्टर 20 आप लोग ओपन कर, ओपन चैप्टर 20, चैप्टर 20। कर लिया ओपन। So now we are going to deal warrant trial of warrant cases by magistrate। तो वारंट ट्रायल ही बोल देते हैं इसको, वारंट ट्रायल। चैप्टर 19 सॉरी तो 20 हो गया ये, चैप्टर 20 की बात हो रही है, लिख देते हैं यहाँ, चैप्टर 20 की बात हो रही है। वारंट ट्रायल जो है यहाँ पर किया जाना है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 261 से स्टार्ट होता है और इट गोज अप टू, इसमें 13 सेक्शन जो हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 273 है ना, 270, 13 सेक्शन है टोटल, 272 हो जाएगा, 3 क्यों हो, 273 होगा क्या? हाँ 273 तक ही तो होगा, 273, क्योंकि 12 ही ऐड होंगे, हैं 13 सेक्शन, तो 261 खुद एक अपना एक सेक्शन हो गया और उसमें 12 ऐड और हो जाएंगे तो 273 तक। तो वारंट ट्रायल चैप्टर 20। तो मैंने बोला कि भाई वारंट ट्रायल जो है वो 2 तरीके का होता है। एक जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुए हैं केसेस, मतलब आपको कॉग्निजेंस जो है कहाँ ली है आपने? कॉग्निजेंस ली है सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। अगर कॉग्निजेंस लिया है तो वो जो है इसमें आएगा, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। और दूसरे हैं वारंट ट्रायल अदरवाइज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो इंस्टीट्यूट हुआ कुछ वो हैं, मतलब ए या सी में 210 का 1 क्लॉज ए या सी में जो है कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, तो कंप्लेंट के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन ऑन नॉलेज के बेसिस पे, तो वहां पर पुलिस रिपोर्ट वाला जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया जाए। तो ये दोनों के लिए वारंट ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो भी अलग होगा। अब मैं रीजन बताता हूं ऐसा क्यों है, देखिएगा जरा। जब आप इनिशियल स्टेज की बात करते हैं, अक्यूज को कोर्ट के सामने लेकर के आते हैं, वहां पर पुलिस रिपोर्ट के केस में आपके पास में चार्जशीट होती है, आपने चार्ज फ्रेम कर लिए हैं, जो स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड किए गए हैं सेक्शन 180 के, वो सारे स्टेटमेंट्स हैं, उन सभी को आप दे देंगे। लेकिन कंप्लेंट केसेस में या इंफॉर्मेशन या ओन नॉलेज के केस में आपको नहीं पता कि अक्यूज को बुलाया जाए कोर्ट के सामने या नहीं बुलाया जाए, तो यहां पर आप क्या करते हैं? एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान है आपको या नहीं ध्यान? एग्जामिनेशन करवाते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं, और उसके पहले ही आपने एग्जामिनेशन करा लिया, विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया, वहां पर आपके पास में पुलिस रिपोर्ट तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट एविडेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? वहां पर एविडेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर अक्यूज्ड को लाया जाता है कोर्ट के सामने। क्योंकि वहां पर और कुछ होगा नहीं, इसलिए आप डिस्चार्ज वगैरह की प्रोसेस देखेंगे। डिस्चार्ज आपको अगर याद हो, चार्ज फ्रेम करने से पहले की स्टेज डिस्चार्ज कहलाती है। चार्ज फ्रेम करने से पहले की स्टेज, वो स्टेज देखेंगे, वो स्टेज भी आपको अलग मिलेगी। ठीक है, तो 2 केसेस जो है हमें पढ़ने हैं। अब मैं बताऊंगा आपको, कुछ बातें कॉमन हो जाएंगी बाद में। डिफेंस एविडेंस के बाद सारी बातें एक सी हैं दोनों ही ट्रायल में, चाहे वो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट हो, चाहे वो अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। डिफेंस एविडेंस से बातें एक सी हो जाएंगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस तक की बातें जो हैं वो काफी अलग आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए जरा
स्टार्ट करते हैं हम पुलिस रिपोर्ट के साथ में कि पुलिस रिपोर्ट में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। बड़ा आसान है, मैं यहाँ पे आपको लिखवाने नहीं वाला हूँ कि भाई आप ये बातें लिख लीजिए, ये बातें लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, जो है कि कुछ बातों को मैं आपको जरूर बोलूँगा, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक ट्रायल हम पढ़ चुके हैं, तो लगभग हम ट्रायल के बारे में काफ़ी सारी बातें जानते हैं। डिस्चार्ज का मतलब क्या है, एक्विटल का मतलब क्या है, कन्विक्शन का मतलब क्या है, दैट इज ऑल दैट वी नो। चार्ज फ्रेमिंग होने का मतलब क्या है, प्ली रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, दैट इज ऑल यू नो। We will not discuss it that much, but if there are anything which you must understand, which you must write in your notebook, then I'll dictate it to you, otherwise you are fine with the words that are there in the barrett। ठीक है, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं with the warrant trial। वारंट ट्रायल, सबसे पहला जो ए पार्ट है वो है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। कुछ हद तक मैंने बताया कि प्रोसीजर अलग है दोनों में, डिफेंस एविडेंस से सारे में प्रोसीजर एक सा ही हो जाएगा, उसमें ज्यादा आपको अंतर नहीं मालूम होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, ये पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूटेड केस है, तो अगर आपको याद हो कि जो भी पुलिस रिपोर्ट पे केस इंस्टीट्यूट होता था उसमें सेक्शन 230 बोलता था कि जैसे ही अक्यूज को कोर्ट के सामने लाया जाता है या वो कोर्ट के सामने अपीयर होता है, तुरंत के तुरंत मैजिस्ट्रेट साहब उसको क्या कर दे देंगे, कॉपीज दे देंगे। कौन कौन सी कॉपीज देंगे, पुलिस रिपोर्ट की, एग्जामिनेशन जो किया वो रिपोर्ट की, मतलब सेक्शन 230 का कंप्लायंस होगा। सबसे पहले तो चीज यही होगी। तो देखो, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट में सबसे पहले कंप्लायंस विद सेक्शन 230। When in any warrant cases instituted on a police report, the accused appears or is brought before a magistrate at the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of section 230। सबसे पहली बात मैजिस्ट्रेट आपको यही देखनी है कि क्या मैंने 230 का कंप्लायंस कर लिया है या नहीं किया है, क्या अक्यूज्ड को सारी कॉपीज सप्लाई हो गई हैं या नहीं हो, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप सारे डॉक्यूमेंट, आपके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, आपके पास में सेक्शन 193 के डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, आपने कोई और एग्जामिनेशंस करे होंगे तो वो एक एग्जामिनेशन जो है अवेलेबल है, अगर अक्यूज का एग्जामिनेशन किया है तो वो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए और दोनों पार्टीज को सुनकर आपको लगता है कि भाई देयर इज नो पॉइंट कि अक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जाए, जो चार्ज अक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया है वो ग्राउंडलेस है, देयर इज नो ग्राउंड टू बैक द चार्जेस। उन आरोपों को बैक करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। ऐसा ही हमने सेशन कोर्ट के ट्रायल में भी देखा, प्रोसिक्यूशन ने केस ओपन किया और आपको लगा देयर इज नो ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग फर्दर, आप वहां पर भी डिस्चार्ज कर देते थे अक्यूज्ड को। सेम थिंग यू विल डू हियर। अब वहां पर भी था, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अक्यूज्ड के द्वारा की जाती थी कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। यहां पर भी सेम है, अक्यूज्ड में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाईज ऑफ कॉपी। जिस दिन उसको कॉपी सप्लाई की जाती हैं उस दिन से 60 दिन के अंदर वो क्या कर सकता है, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकता है, नहीं प्रेफर। और भाई मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अपॉन कंसीडरिंग पुलिस रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट सेंट विद इट अंडर सेक्शन 193 में जो भी डॉक्यूमेंट साथ में भेजे जाते हैं पुलिस रिपोर्ट के, उन सभी का, मेकिंग सच एग्जामिनेशन इफ एनी ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। अक्यूज पर्सन का एग्जामिनेशन ऑब्वियसली बात है फिजिकली भी कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स नेसेसरी एंड आफ्टर गिविंग प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। दोनों को अपॉर्चुनिटी देना है सुनने की। मैजिस्ट्रेट कंसीडर्स द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड टू बी ग्राउंडलेस है चार्ज, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, he shall discharge the accused and record his reasons for doing। तो डिस्चार्ज की स्टेज आ गई,
चार्ज फ्रेम होने से पहले आती है। कोई प्रॉब्लम बताइए ज़रा, इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट इट? है कोई समस्या आपको? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब भैया आपने क्या किया, देख लिया कि भाई कॉपीज जो है वो सप्लाई कर दी गई हैं और डिस्चार्ज आपने किया नहीं है। डिस्चार्ज कर सकते थे आप, अगर ग्राउंडलेस आपको लगता था चार्ज इज ग्राउंडलेस तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते थे। आप आरोप आपको सही लग रहा है तो आप चार्ज फ्रेम करेंगे, आरोपों की विरचना करेंगे, विरचित करेंगे आरोपों को। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 263 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कैसे करते हैं? कंसिडरेशन एंड एग्जामिनेशन एंड हियरिंग ऑफ पार्टीज सबको ध्यान में रखते हुए जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनको ये लगता है कि अक्यूज्ड हैज कमिटेड ऑफेंस जो कि उनके द्वारा ट्रायबल है अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर मतलब वारंट ट्रायल उनका हो सकता है और मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए और उनको लगता है कि उसको एडिक्वेटली पनिश कर सकते हैं, जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए वो सजा वो दे सकते हैं। ये सारी चीजें उपस्थित हैं तो आप क्या करेंगे? चार्ज फ्रेम करेंगे इन राइटिंग। कितने दिन के अंदर? 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियर। जो चार्ज के लिए फर्स्ट हियरिंग होगी उससे 60 दिन के अंदर अंदर आपको चार्ज फ्रेम कर लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट हियरिंग चार्ज के लिए जो भी रहेगी आपको सबको सुनना पड़ेगा चार्ज करने से पहले और तभी डिस्चार्ज। मैं बताऊं एक तरीके से चार्ज पे जब बहस हो रही होती है तो एक तरीके से डिस्चार्ज पे भी बहस होती है। दोनों प्रोसेस लगभग एक साथ चलते हैं। आपको ये पता लगता है कि नहीं किया है ग्राउंडलेस है तो आप डिस्चार्ज कर देते हैं और लगता है कि चार्ज बनाया जाना चाहिए तो आप चार्ज लगा देते हैं। तो फर्स्ट हियरिंग जब चार्ज की स्टार्ट होती है उससे 60 दिन के अंदर अंदर आपको चार्ज जो है वो फ्रेम करने होते हैं। चार्ज फ्रेम कर दिया, आप क्या करेंगे? चार्ज को पढ़ के सुनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अक्यूज्ड को और पूछेंगे कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल मांगते हैं। यही बात लिखी है आपकी सब सेक्शन 2 में। रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू अक्यूज्ड एंड शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड। क्या करना पसंद करेंगे वो आप जो है अक्यूज्ड को पूछेंगे। यू विल रीड एंड एक्सप्लेन इट टू द अक्यूज्ड। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन केम बिफोर द कोर्ट। सेशन कोर्ट में हमने नहीं जाना, ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात जो है वो जान लेते हैं। हालांकि इस बात पे चर्चा मैं आपको सेक्शन 94 को बताते समय भी कर चुका हूँ, वो बातें मैं वहां पे कर चुका हूँ, बट आई एम जस्ट टेकिंग यू देयर ओनली कि आप उस बात को भी ध्यान कर लें जो मैंने आपको 94 में बताई थी कि अक्यूज्ड के पास ये राइट कब आता है कि वो सेक्शन 94 का यूज करते हुए किसी व्यक्ति को नोटिस या समन्स या वारंट जारी करवा सके कोर्ट के थ्रू कि भाई आई वांट टू प्रोड्यूस सम मटेरियल बिफोर द कोर्ट, डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट। ये अक्यूज्ड के पास क्या राइट एट द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग होता है या नहीं होता है? दिस इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड बाय द एपेक्स कोर्ट कि जनरली इट इज नॉट डन, इट इज नॉट द राइट टाइम ऑफ द अक्यूज फॉर अक्यूज टू डू इट। भाई ये सब वो कब करेगा? जब एविडेंस की स्टेजेस आना स्टार्ट होगी तब आप वहां पर करिए, तब आप वहां पर सब कुछ कर सकते हैं। बट एट दिस स्टेज वेयर द चार्ज फ्रेमिंग इज बीइंग डन, आप जो है यहाँ पर वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 94 में भी मैं ये बात आपको बता चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ विद केस लॉज, है ना। फिर भी यहाँ पर एक बार आप क्वेश्चन डाल लीजिए और उस क्वेश्चन को मैं आंसर आपके लिए यहीं पर लिखवा देता हूँ।
whether whether an accused is in warrant case, whether whether an accused in warrant case is entitled to place on record certain record place on record certain documents being considered being considered being considered before framing of charges or and और मत लिखिएगा and whether he has right to make an application under section 94 at this stage at this stage आंसर लिखिएगा generally at the stage of framing of charges an application by accused under section 94 is not to be allowed but if accused person wishes to bring certain documents on record then wishes to record, then the document sought to be introduced by accused are required to be included in a list and the prosecutor can be called upon to admit or deny the genuineness of each document The right is not merely conferred on the accused but a corresponding right is also
but a corresponding right is also wasted in prosecution. Wasted in prosecution. ठीक है, चलिए तो भाई चार्ज फ्रेम कर लिया आपने, चार्ज फ्रेम कर लिया आपने। कॉपीज जो है पहले देखा कि 230 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे ज़रा, अगर मान लीजिए सेक्शन 230 का कंप्लायंस नहीं होता है तो फिर क्या होगा? 230 का कंप्लायंस मान लीजिए नहीं होता है, सेक्शन 230 इज नॉट कंप्लाइड, कॉपी सप्लाई नहीं करी, कुछ कॉपी सप्लाई नहीं करी, कुछ कॉपीज कर दी, मान लीजिए कुछ हुआ हो गया ऐसा, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट? तो ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं तो आप तुरंत के तुरंत रेगुलरिटी वाले चैप्टर में जाएंगे और इस इरेगुलरिटी को मेयर इरेगुलरिटी बोला गया, ठीक है, दैट इज क्योरेबल अंडर सेक्शन 511 एंड इट इज नॉट फैटल टू द केस। इससे पूरा का पूरा केस खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, लिख लेना। नूर खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, नूर खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, नूर खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964 का केस है। नूर खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, नॉट सप्लाइंग कॉपीज विल बी मेयर इरेगुलरिटी, मेयर इरेगुलरिटी क्योरेबल अंडर सेक्शन 465 CRPC, ब्रैकेट में लिख लेना 511 BNSS, and not fatal to the case, and not fatal to the case, not fatal to the case। ठीक है, वेल एंड गुड, आपने डिस्चार्ज नहीं किया, सारी चीज़ों को कंसीडर किया, सारे कॉपीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को, हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी दी, डिस्चार्ज नहीं किया, डिस्चार्ज नहीं किया तो आपने चार्ज फ्रेम कर दिया, चार्ज फ्रेम किया विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज। चार्ज पे जो पहली हियरिंग हुई थी उससे आपने 60 दिवस के अंदर अंदर क्या है चार्ज फ्रेम कर दिया। चार्ज फ्रेम करने के बाद आपने रीड किया, एक्सप्लेन किया अक्यूज्ड को और उससे पूछा कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल करवाना चाहते हैं। अगर वो गिल्टी प्ली करता है, मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे प्ली को, मे इन इट्स डिस्क्रेशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका सेशन कोर्ट में हो रहा था। आप प्ली को रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे तो उस पर कन्विक्ट कर सकते हैं, चाहे तो उस पर कन्विक्ट ना करें। अब मान लीजिए आपने कन्विक्ट कर दिया, तब तो बात खत्म हो गई यहीं के। अगर कन्विक्शन नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे, एविडेंस लेना चाहेंगे। सेशन कोर्ट में आप एविडेंस लेने के लिए थोड़ा सा समय देते थे, ठीक है, और उसके लिए आप एक अलग से प्रोविजन था। यहां पर जो है आपके उसके लिए समय तो देंगे, आप एक डेट फिक्स करेंगे एविडेंस की, लेकिन आप जो है उसके लिए अलग से प्रोविजन नहीं किया गया है कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं लिखा है कि हाँ डेट जो है फिक्स की जाएगी। तो सेक्शन नंबर में कटौती कमी आ रही है, बाकी जो प्रोसीजर है उसमें ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस आ नहीं रहा है। इफ द अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड और the magistrate does not convict the accused under section 264, the magistrate shall fix a date for examination of witnesses। witnesses के एग्जामिनेशन के लिए डेट फिक्स करेगा। लेकिन बस ये बात यहां पर याद रखनी है, मैजिस्ट्रेट shall supply in advance to the accused statement of witnesses recording during investigation by police। जो भाई 180 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए सॉरी 180 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे, वो सारे स्टेटमेंट जो है आप अक्यूज को एडवांस में सप्लाई कर देंगे। ये तो बिल्कुल
नॉर्मल सी बात है जो हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, पहले भी उन चीज़ों की सप्लाई हो चुकी है। जब हम 230 को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वो सप्लाई पहले कर चुके होते हैं, बट फिर भी एक बार उसको फिर से यहाँ पर इंश्योर किया गया है। अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू समन्स टू एनी विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। प्रोसेस इशू करने की बात हो रही है, बिल्कुल करेंगे। ऑन द डेट सो फिक्स, जो डेट फिक्स करी गई है उस डेट को सारे एविडेंसेस ले लिए जाएंगे। अब जो क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रोविजन वहां था वही यहां पर भी है। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट मे परमिट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल एनी विटनेस और फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, बैलेंस करना है आपको कि विटनेस डरे नहीं, ये नहीं हो, तो आप बोल सकते हैं कि भाई अभी के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन को डिफर किया जाता है, या अक्यूज की तरफ से ये आ सकता है, डिफेंस की तरफ से ये बात आ सकती है कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन इसका बाद में करेंगे, पहले बाकी के लोगों का एग्जामिनेशन। तो ये परमिट किया जा सकता है किसके द्वारा? मैजिस्ट्रेट के द्वारा। ये बात हम वहां पर भी पढ़ गए थे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस अंडर द सबसेक्शन मे बी डन बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एट अ डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। भाई किसी विटनेस का एग्जामिनेशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी हो सकता है। यहां तक बताइए जरा, कोई दिक्कत? जो बातें वहां 2 सेक्शंस में लिखी हुई थी उन सबको मिलाकर के यहां पर एक सेक्शन में, डेट टू बी फिक्स्ड, एग्जामिन और प्रोसिक्यूशन एविडेंस, 2 अलग अलग वहां पर प्रोविजंस थे, उन दोनों को मर्ज करके एक सेक्शन में लिख दिया है। कोई दिक्कत बताइए जरा, इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट इट? कोई दिक्कत, बहुत आसान सी बात। अब देखिए जरा, ये बात मैं आपको वहां पर भी बता चुका था और ये बात फिर से यहां पर आपको बताता हूं कि भाई प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद और डिफेंस एविडेंस से पहले कौन सी स्टेज आती है? 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, दिस स्टेज कम्स। तो वही स्टेज आप यहां पर भी लिख देंगे। नाउ द स्टेज ऑफ सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी कम्स। और साथ साथ में आप 352 की स्टेज भी मान सकते हैं कि यहाँ पे आ जाती है। 352 क्या है कि जो भी बातें आपने कही हैं उनके लिए आप रिटन आर्ग्यूमेंट्स जो है कोर्ट के अंदर सबमिट कर सकते हैं। ये दोनों के पास में अवेलेबल रहता है। आपने जैसे ही विटनेसेस एग्जामिन करवा दिए, आप आपके आर्ग्यूमेंट्स को लिख करके कोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। 352 इसके बारे में बताता है। तो ये भी लिख सकते हैं आप कि स्टेज ऑफ 352 कम्स। ठीक है, अब देखो जरा, यही डिफरेंस है। मैंने बताया था कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद में सेशन ट्रायल का यूनिक फीचर ये है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि देयर इज नो ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम, देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस, देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस, हालांकि उसको लिखा हुआ है नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड, आप वहीं के वहीं एक्विटल कर सकते हैं। डिफेंस एविडेंस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये फीचर केवल और केवल कहां था? सेशन ट्रायल में था। वो चीज यहां पे एब्सेंट हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया, आप तुरंत के तुरंत डिफेंस एविडेंस के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आप कहां आगे बढ़ जाएंगे? डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। अक्यूज शैल बी, लेकिन इसके पहले ऑल ऑब्वियसली बात, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन होगा 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का, वो स्टेज आप लिख लेंगे। इसके बाद में फिर आप 266 में आएंगे और अक्यूज को बोलेंगे कि भाई आप अपने डिफेंस में एंटर करें और सारे एविडेंस को प्रोड्यूस करें, और अगर कोई रिटन स्टेटमेंट वगैरह है अक्यूज पर्सन का, उसको भी रिकॉर्ड के साथ फाइल किया जाएगा। ये वहां भी था और यहां पर भी। अब जो बातें वहां लिखी हुई थी कि आप जब डिफेंस में एंटर कर गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट को किसी प्रोसेस को इशू करने के लिए कि भाई किसी विटनेस को बुलाया जाए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये एप्लीकेशन आप वहां पर भी लगाते थे, ये एप्लीकेशन आप यहां पर भी मूव कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो डिसाइड करेंगे, जैसे वहां पर सेशन जज साहब डिसाइड कर रहे थे कि भाई ये एप्लीकेशन वैक्सेशन, डिले या फिर एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट करने के लिए तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इस एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देंगे और ऐसे प्रोसेस को इशू नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को इशू नहीं करेंगे। अब एक जो बात आपको नहीं मिलेगी वो मिलेगी आपको प्रोवाइजो में, जो बात वहां नहीं लिखी।
थी वो बात यहाँ लिखी हुई। Provided that when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examination any witness before entering on his defense। भाई अपने डिफेंस में आने से पहले जब प्रोसिक्यूशन का विटनेस चल रहा था तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकते थे, या आपने क्रॉस एग्जामिनेशन ऑलरेडी कर लिया था, अब दोबारा से उस व्यक्ति को नहीं बुलाया जा सकता है, उस विटनेस को दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सबसेक्शन 2 बोल रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकते हैं, लेकिन आपके पास में तब अपॉर्चुनिटी थी, तब आपने क्रॉस एग्जामिनेशन किया नहीं, या आपने ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिनेशन उसका कर लिया था, उसका ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया था। क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया था, या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते थे, आपने किया नहीं, तो ऐसे विटनेस को कंपेल नहीं किया जाएगा कि भाई वो दोबारा से इस सेक्शन के तहत आए, समन्स वारंट जारी नहीं किए जाएंगे ऐसे विटनेस के अगेंस्ट, जब तक कि मैजिस्ट्रेट साहब को यह ना लग जाए कि ऐसा करना न्याय हित के लिए, न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। The attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice. Provided further that the examination of a witness under this subsection may be done by the audio, video, electronic means at a designated place to be notified by the state government. जैसा prosecution witness के लिए था, वैसे ही defense witness के लिए भी है। The magistrate may, before summoning a witness on application under subsection 2, require the reasonable expenses incurred by witness and attending for the purpose of the trial court be deposited in court। भाई किसी विटनेस को बुलाना है, उसको बुलाने में खर्चा लगेगा, उस व्यक्ति को आने में खर्चा लगेगा, तो जो भी खर्चा उसको लगेगा कोर्ट के पास आने में, तो इसके लिए जो भी खर्चा लगने वाला है, तो कोर्ट बोल सकता है, मैजिस्ट्रेट बोल सकते हैं कि भाई आप इस खर्चे को पहले क्या कर दीजिए, डिपॉजिट कोर्ट में कर दीजिए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, प्रोसेस को इशू करेंगे, समन्स और वारंट को जारी करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? सही है जरा। तो डिफेंस एविडेंस हो गया भाई, प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुआ, उसके बाद डिफेंस एविडेंस हो गया, बड़ा आसान है। देखो अब इसके बाद में क्या आना चाहिए, बस इसके बाद में तो कुछ नहीं, जजमेंट आएगा। लेकिन मैंने बताया था डिफेंस एविडेंस से कहानी एक सी है दोनों के लिए। तो जो केसेस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है, उसमें बस ये डिफेंस एविडेंस के पहले की कहानी जो है वो थोड़ी सी बदल जाएगी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो आज के लिए हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, केवल डिफेंस एविडेंस तक रहते हैं। कल जो है हम केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है डिफेंस एविडेंस के पहले, उसको जानेंगे। और फिर डिफेंस एविडेंस के बाद दोनों ही केसेस में, चाहे वो पार्ट ए की बात हो चाहे पार्ट बी की बात हो, दोनों के लिए केस फिर आपका जो प्रोसीजर है वो कॉमन हो जाएगा। फिर वो कॉमन प्रोसीजर क्या है दोनों प्रोसीडिंग्स के लिए, उसको भी जान लेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको कोई अभी डाउट है